नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल नेटवर्क। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अम्बेडकर जयंती है। तो अम्बेडकर जयंती जो समाज में लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और मना रहे हैं। गांव-गांव मोहल्लों में भी अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो इस पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे स्कूल के अध्यापक हैं राजकरण सर जी। इस पर वो अपना जो है क्या बात रखते हैं अम्बेडकर जी पर, उनका क्या योगदान है। पहले राजकरण सर से उनका परिचय, उसके बाद अम्बेडकर जी का परिचय बताएंगे। आशीष भाई, मेरा नाम राजकरण जी है और मैं बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूँ और थोड़ा बहुत समाज के बारे में भी हमें जानकारी है। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो अब राजकरण सर जी जो है, जैसा कि आज 14 अप्रैल है, तो इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है जन्म। उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है, जिन समाज के लिए खासकर काम किया है, उन पर, उनके जीवन पर पहले प्रकाश डालें, क्योंकि आप अध्यापक हैं। तो उनका जो है परिचय थोड़ा बताते हुए उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर बताइए। देखिए आशीष भाई जी, पहले तो मैं आप जैसे पत्रकारों का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ और आप लोग समाज के लिए कुछ करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं उसमें जहाँ तक सहयोग होगा समाज सुधारकों का और हम लोगों का भी। तो जैसा कि आपने पूछा कि कल बाबा साहब की जयंती है, तो ये तो लगभग हर शिक्षित वर्ग को पता हो चुका है, क्योंकि आज का जो समाज है वो काफ़ी जागरूक हो चुका है। और इस जयंती को जिस तरह से समाज के और कई धर्मों के लोग, कोई चैत्र रामनवमी मनाता है, कोई जन्माष्टमी के रूप में अपनी अपनी जयंतियों को मनाता है, तो मेरी समझ में ये आता है कि उससे कम महत्वपूर्ण ये जयंती नहीं है क्यों बाबा साहब की, क्योंकि ये भी किसी भगवान से कम नहीं है हम लोगों के लिए। इतने दबे कुचले समाज में इन्होंने जन्म लिया और मैं थोड़ा सा इनके जन्म पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू ग्राम में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पड़ता है। एक छोटे से परिवार में हुआ था, काफ़ी गरीब थे, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी इनकी, लेकिन उस ज़माने में इनके पिता जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत में नौकरी करते थे, सिपाही थे, सूबेदार का पद था उनका। तो कहने का मतलब शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत धन वो एकत्रित कर लेते थे और ये जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज में उस समय काफ़ी छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद जैसी भावनाएं लोगों के अंदर थी। हाल ही में वर्ण व्यवस्था भी लागू हुई थी उसी समय। तो और ये इनका जो बचपन से एक लक्ष्य था, जो कि मनुस्मृति के खिलाफ जो वर्ण व्यवस्थाओं में नियम कानून बनाए गए थे, उन पे हमेशा बचपन से ही एक लक्ष्य बनाकर चलते थे कि अगर मैं शिक्षित बनूंगा तो समाज के लिए कुछ करूंगा, दबे कुचले समाज के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इनका किसी विशेष और जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक समाज की लड़ाई थी जिसमें सभी वर्गों के लोग आते हैं, क्या चाहे वो हमारे निम्न समाज के हों या उच्च समाज के हों, गरीब हर वर्ग में होता है। तो इनकी जो मेन लड़ाई थी वो समाज में दबे कुचले लोगों के लिए थी, कोई जात विशेष के लिए नहीं इन्होंने लड़ाई लड़ी। और संघर्षमय जीवन में इतनी शिक्षाएं प्राप्त करना, इतनी डिग्री हासिल करना, विदेश में जाके पढ़ना, ये
उस माहौल में काफ़ी कठिन कार्य था जिसको बाबा साहब ने कर दिखाया। आपने जो बताया है कि सभी वर्गों के लिए इन्हें लड़ाई लड़ी, स्वाभाविक है, ये जो है संविधान इन्होंने लिखा है, संविधान के जनक कहे जाते हैं, तो संविधान जो है इन्होंने सबके लिए लिखा है। लेकिन आज भी कुछ वर्ग जो हैं जो इनको तिरस्कृत भावना से देखते हैं, घृणित भावना से देखते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए आशीष भाई, उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का ये विचार है कि ये किसी स्पेशल जातियों के लिए इन्होंने संविधान लिखा, तो ऐसी सोच गलत है। क्योंकि संविधान वो संविधान है जिसमें समाज के हर वर्गों को ध्यान दिया गया है। वो जो अंबेडकर जी का सपना था, क्या वो सपना समानता का और समरसता का सपना पूरा होगा कि नहीं, आज की जो समस्याओं को देखते हुए? देखिए आशीष भाई, मैं नेशनल नेटवर्क चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जहाँ तक छुआछूत का सवाल है, ऊंच नीच का सवाल है, तो ये बाबा साहब ने संविधान के 17वें अनुच्छेद में लिख दिया था। सारी, चाहे दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, सवर्ण समाज हो, कोई भी समाज इनकी दृष्टि में छूटा नहीं है। बस एक कैटेगरी के रूप में इन्होंने ये उसका विश्लेषण किया कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, बाकी और किसी भी समाज के ये विरोधी नहीं थे। तो जो अंबेडकर जी थे, उनका एक कोट किया हुआ वाक्य है, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इससे क्या तात्पर्य है? स्पर्शता यानी छुआछूत देश से खत्म किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारी समाज के लोग सरकारों में जाते हैं, ऊंचे पदों पर जाते हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि उनको चाहिए कि जिस संविधान की, जिस पवित्र पुस्तक की हम लोग सौगंध खा कर के वे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी, और जहाँ तक बात रही बाबा साहब के सपनों की, तो पहले तो बाबा साहब अकेले लड़ने वाले थे इस समाज से। आज तो लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग हैं। उनका सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा, समय लगेगा जरूर, लेकिन पूरा होगा। वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, क्योंकि आज की संख्या में एक बाबा साहब नहीं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने पैदा कर दिए हैं बाबा साहबों को। तो ऐसा नहीं है कि उनका सपना अधूरा रहेगा, समय लगेगा। बस जिस दिन हमारा ये बहुजन जाग जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। उन्होंने एक नारा दिया था हम लोगों के लिए कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करिए। अगर इन तीनों पहलुओं पर जिस दिन हमारा समाज ध्यान दे देगा, उस दिन से जो है ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो जो लास्ट में एक आखिरी सवाल है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जब उनको लगा कि हमारे लोगों की आवाज़, हमारी आवाज़ या हमारे समाज की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है, अपने लोगों तक, तो उन्होंने अपनी पत्रिका की शुरुआत की थी, मूक नायक। और आज का मीडिया है जो आज भी एससी ओबीसी की जो मेन आवाज़ है उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। तो इस पर आपका क्या सवाल है? देखिए, जो मेन मीडिया होती है वो सच्चाई नहीं दिखाती, क्योंकि वो किसी न किसी के दबाव में रहती है। तो जैसे प्रेजेंट टाइम में अब आजकल की जो सरकारें हैं, वो सिर्फ वो सच्चा इतिहास नहीं दिखाना चाहती हैं लोगों को, कि ऐसा ना हो कहीं जागरूक हो जाएं। तो जो मीडिया है उनके अंडर में काम करती है, तो जो सरकारें करती हैं वही मीडिया दिखाती है। इसके लिए हमारे कुछ ऐसे शिक्षित पत्रकार लोगों ने ऐसे ऐसे चैनल बनाए हैं समाज को सुधारने के लिए, जैसे कि आपका नेशनल नेटवर्क चैनल काफ़ी अच्छा इस समय चल रहा है। लोगों की जो दबी हुई बात है उसको समाज के सामने रखने का काम कर रहा है। तो आप ही जैसे लोगों के ऊपर ये देश और ये समाज डिपेंड है कि जो सच्चाई है हमारे समाज की, उसको आपके ही द्वारा देश में लाया जाएगा, और एक दिन ना एक दिन पर्दाफाश जरूर हो जाएगा इस मीडिया का। और लास्ट में अंतिम ये सवाल है
कि आप पेशे से अध्यापक हैं, तो ये सवाल पूछना उचित है। जैसे आज हमारा समाज जो ओबीसी है, एससी है, तो जो एससी तो कुछ एससी से नहीं तो दलित के नाम से तो जानता है अपने आप को कि मैं दलित हूँ, लेकिन ओबीसी वाले को नहीं पता है कि ओबीसी क्या होता है। तो इस पर ओबीसी में कौन कौन आते हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट में एकदम बताइए कि ओबीसी और एससी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए आशीष भाई, जो हमारा एससी समाज है, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, उसको तो बाबा साहब ने पहले ही दलित नाम दे दिया था। तो उसमें से जो अछूत हैं, जैसे पासी हो गया, चमार हो गया, धोबी हो गया, धानुक हो गया, गुर्जर हो गया, जाट हो गया, ये सब अछूत जातियां जो हैं ये हरिजन में आती हैं। और ओबीसी समाज हमारा जो है उसको वो अपना जो है अपने को ऊंचा बताता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो भी शूद्र में ही गिना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चौथा वर्ण है शूद्र। तो ओबीसी ना तो वो ब्राह्मण में गिनती होता है, ना वो क्षत्रिय समाज में गिना जाता है, और ना वैश्य में समाज में गिना जाता है। तो बचा तो लास्ट जो है वो शूद्र ही ना। तो उनको ये सोच रखनी चाहिए कि हम लोगों के जैसे हैं, तो हम लोग बहुजन में आते हैं और हमारी संख्या बहुत है। और जिस दिन एससी की तरह ओबीसी समाज जाग जाएगा, उस दिन वो दिन दूर नहीं जब देश में हमारा राज होगा। एससी और ओबीसी अगर मिल करके काम करेंगे, क्योंकि देश में 52% लगभग लोग ओबीसी के हैं, और वो जिसको चाहें उसको सरकार में भेज सकते हैं, प्रशासन में भेज सकते हैं। तो उन्हें जागरूक होने की सख्त जरूरत है, और काफी संगठन भी चलाए जा रहे हैं जिससे समाज हमारा जो है आगे जा रहा है। तो ये थे हमारे सर राजकरण सर जी, जो अपनी बातचीत रखे हैं अंबेडकर जी पर और आज के समाज पर। तो आप इसी तरह की खबरें देखने के लिए नेशनल नेटवर्क देखते रहिए। धन्यवाद।